नमस्कार यार, मैथ्स बाय डीके शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आज करेंगे सेट नंबर है अपना 432 या 33 होगा। ओके। और जितने भी मेरे भाई वीडियो देख रहे हैं सारे लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा यार। ओके ना। चलिए आ जाइए, सवाल करते हैं। देखें का अच्छा सवाल है ये। का यार शांत पानी में 9b की गति 9a के धारा के प्रतिकूल गति के बराबर है। b का जो गति है शांत जल में b का गति a के प्रतिकूल गति के बराबर है। देखिए यार, बोट a का स्पीड मान लेते हैं x और बोट b का स्पीड मान लेते हैं y। a का स्पीड x और b का स्पीड y और धारा का चाल w फॉर वाटर यानी धारा का चाल w मान लेते हैं। क्लियर है बात। तो कहा कि 9b का जो गति है, बोट b का जो स्पीड है बोट a के धारा के विपरीत डायरेक्शन में जो स्पीड है उसके बराबर है। तो b a का धारा के विपरीत में चाल क्या होगा? तो विपरीत में चाल घटेगा यानी x माइनस w। कहा कि बोट B का जो स्पीड है शांत जल में 9b का जो चाल है धारा के विपरीत डायरेक्शन में A के स्पीड के बराबर है। ये पहला स्टेटमेंट है। ओके, आगे बढ़िए। कहा शांत पानी में 9a का गति क्या होगा? तो शांत जल में किसी भी नौ या आदमी का जो स्पीड होता है वो उसका ओरिजिनल स्पीड होता है। तो शांत जल में 9a का चाल पूछा है यानी कि a का चाल x माने थे ना, यानी x का वैल्यू निकालना है। कहा आगे, यदि 9a की धारा के अनुकूल गति 9b के धारा के अनुकूल गति से 4 किलोमीटर पर आवर अधिक है। अच्छा, a का स्पीड धारा के दिशा में क्या होगा? तो बोट प्लस वाटर। और b का स्पीड धारा के दिशा में क्या होगा? तो बोट प्लस वाटर। b का स्पीड बाई ना माने हैं तो बोट प्लस वाटर। और कहा कि धारा के दिशा में a का जो स्पीड है b से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। ये हो गया। अब आप बताना माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। तो माइनस डब्ल्यू और प्लस डब्ल्यू कट जाएगा। ये मत बोलिएगा सर ये तो प्लस है, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। क्लियर है। तो अब लिखना थोड़े ना है, बच्चा है, उसको काट लिए। x माइनस बाई बराबर कितना आ गया? 4। आगे बढ़िए। तो आगे कहा 9a के धारा के प्रतिकूल गति 16 है। अच्छा, a का धारा के विपरीत में चाल कितना दिया है? 16। तो y का भी वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे भाई? 16। तो आप बताना y अगर 16 था तो x का वैल्यू 16 उधर जाके जुड़ जाएगा कितना? 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। और ये चीज लिखना नहीं था, डायरेक्ट दिया था तो आप डायरेक्ट कर लेना, लेकिन हमको समझाना था इसलिए लिखना पड़ता है। ठीक है ना बात। चलिए आगे देखें यार, ये भी अच्छा सवाल है। देखिए, कहा अमन, विकास और करण मिलकर एक काम को 16 दिन में करेगा। अमन, विकास और करण ये तीनों मिलकर अगर काम करे तो काम को 16 दिन में कर देगा। कहा यार आगे, विकास अमन से 25% कम कुशल है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। कहा विकास जो है अमन से 25% कम कुशल है। 25% का फ्रैक्शन 1/4 यानी अमन का एफिशिएंसी 4 है तो विकास का एक कम कितना होगा? 3। ये दोनों के एफिशिएंसी का रेशियो दिया भाई मेरे। 25% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/4। और कहा विकास का एफिशिएंसी अमन से कम है यानी अमन का अगर 4 है तो विकास का एक कम कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्लियर है ना बात। आगे बढ़िए। आगे सवाल में कहा यार कि अमन और करण मिलकर काम 24 दिन में। यार अमन और करण अगर मिलकर काम करे तो काम को कर देगा कितने दिन में? 24 दिन में। ठीक है बात। ये 3 डेटा दिया है और इन तीनों को यूज करके बोला कि भैया करण अकेले काम कितने दिनों में करेगा ये बताइए। तो यार टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 48। तो 16 तिया 48, 24 दूना 48। अब एक बात बताइए, अमन प्लस करण, ए प्लस के का एफिशिएंसी कितना है? 2। अगर तीनों का है 3, a प्लस के 2 है तो v का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 1। कोई दिक्कत नहीं। अब जरा देखिए तो यार एक चीज बताना, यहां पर आपको दिख रहा है कि सर जी यहां v का वैल्यू एफिशिएंसी है 1, यहां v का एफिशिएंसी है कितना? 3। यहां v का एफिशिएंसी 1, यहां 3 है तो अलग अलग है ना, तो इसको सेम करना पड़ेगा। तो यहां अगर 3 बनाएंगे तो दिक्कत यह है कि यहां 3 बनाएंगे तो हर जगह 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। तो सर यहां 1 है तो यहां ही 1 बना लेते हैं, काम आसान हो जाएगा। तो अगर इसको 1 बनाना है तो 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो 3 से डिवाइड करिएगा ये 1 हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे ये 4/3 हो जाएगा। काम खत्म यार। अब आप बताइए, रेशियो तो बैलेंस कर लिए। अब यहां a का एफिशिएंसी कितना है? 4/3। अच्छा, दोनों का एफिशिएंसी 2 है
ए का 4/3, तो के का कितना होगा, तो 2 में से अगर 4/3 को घटा दीजिएगा तो 3 दूना 6 में से 4 जाएगा कितना, करण का एफिशिएंसी 2/3 आ गया। करण का एफिशिएंसी मालूम कर गए, कहा करण पूरा काम कै दिन में, तो करण के एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए, 2 से 24 दूना 48, 3 ऊपर जाएगा 24 तिया 72, ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये सवाल अच्छा था यार। देखें इसको आप इक्वेशन वाले अप्रोच से भी कर सकते हैं, ये इसलिए बताया कि सर कई बार जब आप डायरेक्ट जब लिखेंगे ना तो पहली बार आपके मन में यही अप्रोच आएगा, आप इसी से करने जाइएगा, तो इसलिए बताना ये जरूरी था। तो एक बार आप इसको अच्छे से खुद से भी कर लेना है। सेकंड तरीका ये है यार, देखिए अमन, विकास और किरण मिलकर एक काम को, करण मिलकर काम को 16 दिन में, अमन का एफिशिएंसी है, विकास का भी, करण का के, ये तीनों मिलकर अगर काम करे तो काम 16 दिन में कर देगा। टाइम से गुना किए तो ये फर्स्ट डेटा से टोटल वर्क आ गया। आगे बढ़िए, आगे का विकास अमन से 25% कम कुशल है, विकास अमन से 25% कम कुशल है, यानी कि विकास का जो एफिशिएंसी है अमन से 25 कम, अमन का 4 है तो विकास का कितना होगा 3। आगे का यार अमन और करण मिलकर 24 दिन में काम कर देगा, अमन और करण मिलकर करे तो काम 24 दिन में कर देगा। टाइम से गुना कीजिएगा, ये टोटल वर्क, ये भी टोटल ये भी टोटल, दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर। क्लियर बात। देखिए अमन और विकास का एफिशिएंसी तो मालूम है, अमन का कितना है 4, विकास का कितना है 3, अमन का 4। अब 8 दूना 16, 8 तिया 24। अब यहां देखिए 4 और 3 7, 2 से गुना करेंगे तो ये 14 प्लस 2 के हो जाएगा, 3 चौक 12 प्लस 3 के, ठीक है। 2 के उधर जाके घट जाएगा के, 12 इधर आके घटेगा 2। करण का एफिशिएंसी आ गया 2। अब यार करण पूरा काम कै दिन में करेगा ये पूछा है, तो टोटल वर्क पहले निकाल लेते हैं, यहां से निकाल लीजिए टोटल वर्क। ए 4 है, भी 3 है, के 2 है, 4 3 7 2 9 अगुना 16, ये टोटल वर्क आ गया। इस पूरे काम को करण कै दिन में, करण का एफिशिएंसी 2, यानी एक दिन में 2 काम, तो इस काम को कै दिन में 8 9 72 दिन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आसान होगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हो वैसे भी, हम बोलेंगे आपको नॉलेज दोनों का होना चाहिए। ओके ना बात, चलिए आगे देखिए, ये तो आसान ही है यार, पिछले सेट में भी था। अच्छा साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा। अब आपसे कॉट का वैल्यू पूछा है और आप सबको पता है कि कॉट थीटा क्या होता है, तो सर कॉस थीटा होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, यानी इस पूरे फंक्शन को साइन से डिवाइड करिएगा, साइन से डिवाइड करेंगे यहां 1 बचेगा, साइन से डिवाइड करेंगे तो ये कॉट हो जाएगा, और साइन से डिवाइड करेंगे तो ये √5 कॉट थीटा हो जाएगा। क्लियर है बात। अच्छा ये कॉट उधर चला जाएगा, उधर जाएगा तो √5 कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। कॉट थीटा अगर कॉमन कर लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, √5 माइनस 1। कॉट थीटा का वैल्यू पूछा है तो कॉट थीटा बराबर √5 माइनस 1, इधर आएगा तो बट्टा में हो जाएगा √5 माइनस 1। अब इसी को रेशनलाइज कर लेना है यार, रेशनलाइज अगर करिएगा, बताइए रेशनलाइज करना पड़ेगा। हाँ तो नीचे वाला के कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, तो ऊपर हो जाएगा √5 माइनस 1, और नीचे a माइनस बी प्लस न होगा यार, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1, 5 में से एक जाएगा कितना 4, √5 प्लस 1 बट्टा 4, ऑप्शन बी। ठीक है हो जाएगा। चलिए देखें यार, कहा एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 14% के दर से साधारण ब्याज, समान राशि पर समान दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज से 4200 रुपए कम है। अच्छा 14% के दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 42%, और सेम रेट से 5 वर्ष का साधारण ब्याज यानी 14% के दर से 5 साल का साधारण ब्याज कितना है 70%। आप बताना ये 42% 70% से कितना कम है, तो आप बोलेंगे सर 28% कम है, पर कम दिया है कितना 4200। आगे कहा कि बताइए सर धन राशि कितना है, यानी 100% का वैल्यू। अच्छा एक बात बताइए, 7 चौक 28, 7 छक 42, 4 का ये 25 गुना है, तो इसका 25 गुना करेंगे तो ये 150 पर 2 जीरो लगा दीजिए, यानी 15,000।
ऑप्शन सी। और अगर ऐसे समझ नहीं पाइएगा तो आप ऐसे करेंगे 28% बराबर 4200, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 4200 बट्टा 28, 100% यानी 100 से गुना हो जाएगा। चलिए देखिए का एक कंटेनर में 25 लीटर दूध है, इस कंटेनर से 5 लीटर दूध निकाल लिया गया और पानी से बदल दिया गया। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई, ध्यान से 2 बार और दोहराई गई। यह प्रक्रिया 2 बार, एक बार तो पहले आपने किया 25 लीटर शुद्ध दूध था, उसमें से 5 लीटर दूध निकाले, उतना पानी मिला दिए, एक प्रोसेस हुआ। कहा एक ऐसा प्रक्रिया 2 बार और किए, एक बार शुरू में 2 बार और, यानी टोटल क्या बार 3 बार कर दिए। तो कहा बर्तन में दूध कितना, तो यार शेष दूध बराबर क्या हो जाएगा, शेष दूध होगा आप सबको पता है A इंटू होता है A इंटू 1 माइनस बी बट्टा 1 के पावर n, जहां A प्रारंभिक मात्रा है, ओके ना, B हर बार जितना लीटर निकालते हैं B है, और n प्रक्रिया का संख्या, तो टोटल है कितना 25 इंटू 1 माइनस बी, 5 निकालते हैं हर बार, टोटल कितना में से 25 में से, अब पावर में टोटल प्रोसेस कै गो 3 गो, 5 से एक बार 5 से 5 बार, तो यार 25 गुना 5 एकम 5 में से 1 गया, 4 बट्टा 5 का क्यूब करिएगा तो 64 बट्टा 5 का क्यूब 125, 25 पचे 25 से 12 पचे 60 होता है, यानी 12.8, ऑप्शन डी। ठीक है चलिए देखिए यार का एक परीक्षा में एक छात्र प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्राप्त करता है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक हानि उठाता है, यानी एक क्वेश्चन सही करेगा ना तो उसको 4 नंबर मिलेगा और एक गलत करेगा तो 1 नंबर कट जाएगा। आगे कहा यार एक छात्र ने सभी 20 प्रश्नों के उत्तर दिए और 500 अंक प्राप्त किया है। कहा उसने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए, 200 प्रश्न, सॉरी। एक बात बताइए, करने का 3-3 4-4 तरीका है। आप चाहें तो इस सवाल को एलिगेशन से कर सकते हैं, जनरल तरीके से कर सकते हैं, शिफ्टिंग वाला अप्रोच से भी इस सवाल को कर सकते हैं, जैसे मर्जी वैसे कर लीजिए। एक आसान सा तरीका बताते हैं। अच्छा टोटल कितना क्वेश्चन है मेरे भाई, 200 क्वेश्चन। आप जरा सोचिए 200 क्वेश्चन आपको टोटल मिला है, एक क्वेश्चन सही करिएगा 4 नंबर मिलेगा। अगर आप 200 के 200 क्वेश्चन सही कर जाते, एक सही करने पर 4 नंबर, 200 के 200 सही बना देते तो आपको नंबर मिल जाता कितना, 200 गुना 4 800 नंबर मिलता। मिलता या नहीं मिलता, हर दिन आप लोग सेट लगाते हैं ना हो। अगर 200 क्वेश्चन है, एक सही करने पर 4 नंबर, 200 के 200 सही कर जाते क्या नंबर मिलता, 800 नंबर मिलता। लेकिन मिला है क्या नंबर, 500 नंबर ही मिला है। यानी कितना नंबर कम मिला, तो आप बोलेंगे 300 नंबर कम मिला। सर क्यों कम मिला, क्योंकि आपने सारा सही नहीं बनाया, कुछ गलत बनाए हैं, इसके वजह से आपको 500 आया, यानी 300 कम आया। तो आप बताना कि सर एक क्वेश्चन गलत करने के कारण कितने का लॉस होगा, एक सही बनाते 4 नंबर मिलता, गलत बनाने के कारण वो 4 नंबर भी गया, ऊपर से 1 नंबर लॉस हो गया, यानी एक गलत करने के कारण आपको 5 नंबर का लॉस हुआ है। तो 300 नंबर का लॉस हुआ है ओवरऑल, यानी कै गो क्वेश्चन गलत किए होइएगा, 60 को गलत कर दिए होइएगा। इसका मतलब है टोटल 200 में से 60 को गलत किए हैं, तो बाकी 140 क्वेश्चन क्या किए होंगे, सही। तो जो पूछा है वो बन जाएगा। पूछा क्या है, सही उत्तर दिए हैं, सही 140, गलत पूछता तो 60 का। ठीक है हो जाता। देखिए का 3 संख्या है, कहा 1/4 ऑफ 28, यानी 28 का 1/4, 28 का 1/4, 4 7 28, यानी कि 7, पहला संख्या 7 है। दूसरा संख्या 2/3 ऑफ 18 है, यानी कि 18 का 2/3 है, तो 3 छक 18, 6 दूना 12, दूसरा संख्या। अच्छा 35 का 2/5, 7 35, 7 दूना 14, ये तीसरा है। कहा कि चौथा अनुपात बताइए, यानी चतुर्थ अनुपात। हर दिन लगातार ऐसा सवाल कर ही रहे लगभग। चतुर्थ अनुपात क्या होता है, जैसे ए बी और सी, ये 3 नंबर है, इसका चतुर्थानुपात होता है बी गुना सी बट्टा ए। तो यार इन तीनों का चतुर्थानुपात बी गुना सी बट्टा ए, यानी कि 7 हो जाएगा बट्टा में, तो 7 दूना 14, 12 दूना 24। ठीक है आसान सा सवाल है, आ जाइए। देखिए इसका वैल्यू निकालना यार,
पावर हाफ करना पड़ेगा, और पावर जब हाफ करिएगा ना, पावर जब हाफ करेंगे, कई बार कराए हैं, पावर जब हाफ करिएगा तो मेरे प्यारे भाई इसमें से करिएगा क्या, दो जोड़कर वर्गमूल करिएगा। क्या करना है, दो जोड़कर वर्गमूल करेंगे। तो 16 2 18 का वर्गमूल, 9 दूना 18 होता है, यानी कि 3√2। डायरेक्ट आ गया ऑप्शन बी। ठीक है, आ जाइए। कहा यदि राम रमन रोहन की औसत आयु 23 वर्ष है। अच्छा, इन तीनों का डायरेक्ट कर देते हैं, इन तीनों का औसत 23 है तो टोटल 23 तिया 69 हो जाएगा। आगे कहा राम और रमन की औसत आयु 27 है, यानी कि टोटल राम और रमन है, ध्यान से 27 दूना 54 हो जाएगा। कहा 5 वर्ष पहले राम की आयु। आप बताइए तीनों के टोटल एज में से रमन और रोहन का एज घटा दीजिएगा तो क्या ये राम का एज नहीं आ जाएगा। ये राम रोहन और रमन तीनों के टोटल एज में से, राम प्लस रमन प्लस रोहन के टोटल एज में से अगर रमन और रोहन का टोटल एज घटा दीजिएगा मेरे भाई, तो ये राम का एज आ जाएगा 15। 5 साल पहले राम कै साल का होगा, प्रेजेंट में 15 है तो 5 साल पहले 10 साल का। क्लियर है, चलिए देखिए। कहा ए और बी के कीमत का रेशियो 5:9 है। ठीक है, सी और डी के कीमत का रेशियो 24:13 है। सी का कीमत बी के कीमत से 1500 अधिक है। ठीक है, डी की कीमत 1300 है, तो ए की कीमत ज्ञात करें। डायरेक्ट यहीं कर देते हैं। अच्छा, डी का कीमत यहां से देखिए तो डी, सी और डी का रेशियो है 24:13। डी का कीमत है कितना, 1300, यानी 13 यूनिट का वैल्यू दिया है 1300। तो मेरे प्यारे भाई 24 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2400 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे कहा है यहां देखिए तो सी का कीमत 20 से 1500 अधिक है। सी का कीमत 20 से 1500 ज्यादा, सी का कीमत 1500 ज्यादा है, इसका मतलब बी का कीमत जो होगा सी से 1500 कम होगा। अगर बी का, सी का कीमत 20 से 1500 ज्यादा, सी का कीमत 20 से 1500 ज्यादा, तो बी का कीमत जो होगा सी से 1500 कम होगा। तो सी का 2400 है तो इसे 1500 कम कैसो 900, यानी कि बी का कीमत है 900। 9 यूनिट बराबर 900, 1 यूनिट बराबर 100, तो 5 यूनिट बराबर 500। अब सवाल का ए का कीमत क्या होगा, 500 होगा। कितना आसान सवाल था ये। देखिए, का एक सेब का कीमत 30% कम कर दिया गया तो ग्राहक 140 में 5 सेब और खरीद सकता है। सेब का घटा हुआ दर, यार कितना आसान सवाल है। 140 रुपए आपके पॉकेट में था, हर दिन 140 रुपए लेकर मार्केट गए, जाते थे, आज भी 140 रुपए 40 रुपए लेकर गए, 140 लेकर गए, पता चला कि सर रेट 30% घट गया। तो आप ये सोचेंगे ना यार कि 30% घट गया है रेट, यानी कि मेरे पास कितना पैसा बच जाएगा। तो 140 का 30%, 140 का 30% परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, यानी कि 42 रुपए आपके पॉकेट में बच गए। जितना सामान पहले 140 रुपया में आता था उतना ही सामान आज ले लिए, उसके बाद भी 42 रुपए आपके पास बच गया। आप बोले कि भैया इस 42 रुपया का क्या करेंगे, ऐसा करना कुछ सामान दे दे। तो बोला 5 सेब और मिलेगा, तो 42 रुपया आप दिए तो बोला 5 सेब और मिलेगा, यानी 42 रुपया में 5 सेब, तो एक सेब कै रुपया में 42/5 रुपया ऊपर क्वांटिटी नीचे, यानी कितना हो जाएगा 8 × 5 = 40, 5 × 20, यानी 8.4 रुपए पर सेब। ये वर्तमान में सेब का कीमत है और प्रेजेंट रेट ही बोला है 8.4। ठीक है, चलिए देखिए। कहा इसको 4 से डिवाइड करने पर 4 अंकों की संख्या ही है। ये एक 4 अंकों की संख्या 4 से विभाजित किया जाता है तो बी का सबसे बड़ा मान। अच्छा, 4 से डिवाइड करने का रूल है क्या, आखिरी का 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए। इस एक्स बाई का कोई तो यूज नहीं है। बी का वैल्यू सबसे बड़ा मान पूछा है तो आप बताना 4 एकम 4, 3 बच गया। अब बी का मान अगर आप 6 लेंगे तो 4 9 36 कट जाएगा ये संख्या। बी 6 लेने पर ये नंबर 4 से कटेगा। अच्छा, 2 लेंगे तो 32 कटेगा, ये इससे भी कटेगा। 8 लेंगे तो 38, 4 एकम 4, शेष 3 बचेगा ना, हो 8 लेंगे तो 38 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 0 से चेक भी नहीं करना। अब आप बताइए 6 और 2 में बड़ा वैल्यू कौन है, 6 है। क्लियर। देखिए, कहा जॉन के कमरे के फर्श 10 मीटर लंबा 3 मीटर चौड़ा है। फर्श पर 15 सेंटीमीटर लंबा 8 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला टाइल्स लगाने का निर्णय करता है। टाइल्स की कितनी जरूरत होगी यार, फर्श पे टाइल्स लगाना है तो पूरे फर्श के एरिया में एक टाइल्स के एरिया से भागा दे दीजिए। फर्श का लंबाई है 10 मीटर, यहां ध्यान रखिएगा यूनिट, ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है, सेंटीमीटर में चेंज करिए। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 10 मीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर इंटू 3 मीटर यानी 300 सेंटीमीटर। पूरे फर्श के एरिया में एक टाइल्स के एरिया से भागा दे दीजिए। टाइल्स का एरिया है लंबाई गुना चौड़ाई, कोई दिक्कत नहीं। 15 से काटिएगा 20 बार, 4 दूना 8, 4 × 5 = 20,
2 से काटिएगा 500, 55 2500, ठीक है। चलिए, कहा 10 घंटे में 40 किलोमीटर के चाल से एक दूरी तय किया है, तो 10 घंटे में 40 के चाल से चलकर कितना किलोमीटर, 400 किलोमीटर। आगे कहा वह 8 घंटे में समान दूरी तय करना चाहता है, तो उसकी चाल, इस दूरी को 8 घंटे में तय करना चाहते हैं, तो चाल क्या होगा, दूरी बट्टा समय, 8 पचे 40 यानी 50 किलोमीटर बराबर। चले यार आगे, कहा एक काम को 3 घंटे में करेगा, एक करेगा तो 3 घंटे में कर देगा। बी और सी अगर मिलकर करे, बी और सी मिलकर करे तो कर देगा 4 घंटे में। ए और सी मिलकर 2 घंटे में, ए और सी मिलकर करे 2 घंटे में, तो टोटल वर्क हो जाएगा 12। 3 चौक 12, 4 तिया 12, 2 छक 12। आगे कहा बी अकेले कितने समय में, तो बी का यार एफिशिएंसी जानना पड़ेगा। यहां बताना ए का एफिशिएंसी कितना, 4, ए प्लस सी 6 है, ए का अगर 4 है तो सी का कितना होगा, 2। अच्छा, सी का एफिशिएंसी 2 है, दोनों का 3 है, तो बी का कितना हो जाएगा, 1। यानी बी पर डे 1 काम करता है, तो पूरा काम यानी 12 काम कै दिन में, बी के एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए तो 12 दिन में। मतलब आवर है तो आवर, डे रहता तो डे हो जाता। कितना आसान था। चलिए अब इसको सॉल्व करना है यार। देखें ये करने का, चूंकि ये एक पैटर्न होता है जो बीच में सारा रहता है, कट जाता है। इसको करने का सिंपल तरीका है 1 बट्टा छोटका, छोटका कितना है 3, माइनस 1 बट्टा बड़का, बड़का कितना है मेरे प्यारे भाई 903। अब पूरे के बट्टा में गुणनखंड का अंतर, इन फैक्टर का अंतर, हर जगह अंतर कितने कितने का है, 4 4 का है, तो बट्टा में 4। फिर से सुनिए हमने क्या बोला, 1 बट्टा, जब भी अब इसका थोड़े ना एलसीएम लेके बना दीजिएगा, एलसीएम लेके बनाइएगा तो मिर्गी आने लगेगा। इसको करने का तरीका क्या, 1 बट्टा छोटका माइनस, हमेशा माइनस, हमेशा माइनस, 1 बट्टा बड़का, बीच वाला सब कट जाता है, सब कट जाता है, अरेंज करेंगे तो 1 बट्टा छोटका माइनस 1 बट्टा बड़का। अब पूरे के बट्टा में गुणनखंड का अंतर। अब यार यहां पर देखिए, तो ऐसे तो एलसीएम 903 होगा, पर हम नहीं लेते, हम ले लेते हैं 3 गुना 903। क्योंकि देख लिए 903 में से 3 घटेगा 900 आ जाएगा, आसान हो जाएगा। तो 903 एकम 903 और 3 एकम 3, तो 903 में से 3 जाएगा कितना 900, अब बट्टा में 4। 3 से काट दीजिए 300 बार में, 3 से काटिए 100 बार में, 3 से काटिएगा 301 बार में, 4 से काटिए 25 बार में, यानी 25 बट्टा 301, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए देखिए, का एक फल विक्रेता फलों का 2/5 भाग 10% लाभ पर, शेष 5% हानि पर बेचा। कुल लाभ, ये नेट प्रॉफिट दिया है 1850 का, तो फलों का लागत मूल्य, नेट प्रॉफिट दिया है तो ओनली प्रॉफिट, या लॉस है तो लॉस को कंसीडर करेंगे। कहा कि 2/5 भाग को 10% लाभ पर बेचा है, 2/5 भाग 10% लाभ पर बेचा, तो ओनली लाभ कितना, 10% लाभ पर बेचा। अगर विक्रय मूल्य बोलेंगे तो 110 हो जाएगा, लेकिन हम ये पूछ रहे हैं कि 2/5 भाग को 10% लाभ पर बेचा, तो ओनली लाभ कितना, ओनली लाभ कितना, तो 2/5 का 10%। आगे कहा यार शेष, अच्छा 2/5 भाग बेच दिए तो शेष बचा 3/5 भाग, और 3/5 भाग को 5% हानि पर बेचे, तो ओनली हानि कितना, तो 3/5 का 5%। हानि है तो इसको माइनस से डिनोट कर देंगे, ठीक है बात। अच्छा इतना लाभ पर हुआ, इतना हानि हुआ, सबको मिलाकर ओवरऑल कितना रुपए का प्रॉफिट हुआ है 1850 का। अब मेरे प्यारे भाई 5 से काटिएगा 2 बार में, 5 से काटिए 1 बार में, तो 2 दूना 4%, 3 एकम 3%, 4 में से 3 गया, 1% का वैल्यू आ गया 1850। लागत मूल्य यानी 100%, तो 100% निकालेंगे, 2 जीरो चिपक जाएगा, यानी ये हो जाएगा। क्लियर है बात। चलिए कहा यदि 2 समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का रेशियो दिया है, एरिया का रेशियो, आप सबको पता है कि सर 2 सिमिलर ट्रायंगल में एरिया का जो रेशियो होता है वो संगत भुजा, संगत ऊंचाई, संगत माध्यिका के रेशियो के वर्ग के बराबर होता है। तो भुजा का रेशियो √3 है, तो एरिया का रेशियो वर्ग कर देंगे, √3 का वर्ग 3 और √2 का वर्ग 2, यानी 3:2, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए देखें यार, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, ट्रायंगल ABC है जिसमें कोण B समकोण है, ये A ये C। आगे का AB बराबर 7 सेंटीमीटर, BC माइनस AC माइनस BC 1 सेंटीमीटर, साइन सी। अच्छा देखें यार, एक 7 से रिलेटेड एक ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट आपको होना ही चाहिए, बेसिक ट्रिपलेट 15-20 ठो है, वो आपको रटा हुआ होना चाहिए मेरे भाई, जुबान पे होना चाहिए आपके, चाहे जैसे भी आप करिए करना पड़ेगा आपको। 7 24 25 ये ट्रिपलेट है, आपको याद है 7 24 25। तो जैसे ही देखे कि राइट एंगल में एक साइड 7 दे दिया है, तो 7 से रिलेटेड ट्रिपलेट याद है तो मन में आ जाएगा 7 24 25, तो 24 और 25
कर्ण सबसे बड़ा भुजा होगा यानी कि 25 होगा ये, और ये होगा 24। क्लियर है बात। अब कहा साइन सी का वैल्यू निकालना है, यानी ये वाला एंगल साइन सी पूछा है। अच्छा साइन थीटा क्या होता है, साइन होता है पी बट्टा एच, और सी के लिए अगर ये एंगल ले रहे हैं तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा 7, और कर्ण तो फिक्स है 90 के सामने होता है 7/25, ऑप्शन डी ठीक है। देखिए का यार ये प्रिज्म है, इसका बेसिक फॉर्मूला पे ही सवाल मैक्सिमम आपको मिलेगा जितना भी प्रीवियस अगर बनाएंगे तो फॉर्मूला प्रिज्म का वॉल्यूम देख लीजिए, प्रिज्म का लेटरल सरफेस एरिया यानी कर्व सरफेस एरिया, और प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया, ये तीन चीज आप ध्यान में रखिएगा, सवाल आपसे बन जाएगा। प्रिज्म का आयतन आप सबको पता है, प्रिज्म का वॉल्यूम होता है मेरे भाई बेस एरिया यानी आधार का क्षेत्रफल इनटू हाइट। तो सर वॉल्यूम दिया है 288, आधार का एरिया निकालना है, मान लेते हैं x है, और ऊंचाई दिया है कितना यार 24, तो 24 से काटिएगा, 24 एकम 24, 24 दूना 48, यानी x का वैल्यू अर्थात बेस एरिया आ गया कितना 12, ऑप्शन बी। देखिए ये भी आसान सा ही सवाल है। कहा यार एक विद्यालय के पुस्तकालय में विज्ञान और अंग्रेजी के किताबों का अनुपात 10:13 था, साइंस और इंग्लिश के बुक का रेशियो दिया है 10 और 13। आगे का विज्ञान की 400 पुस्तक हैं, साइंस का जो पुस्तक है उसका संख्या दिया है एक्चुअल में कितना 400, साइंस के पुस्तक का संख्या दिया है 400, ठीक है, साइंस के पुस्तक का संख्या है 400। कहा विज्ञान की पुस्तकों की मांग में वृद्धि के कारण, यही लाइन इंपॉर्टेंट है, विज्ञान के पुस्तकों के मांग में वृद्धि के कारण विद्यालय प्राधिकरण द्वारा विज्ञान की कुछ पुस्तकें शामिल की जाती है और रेशियो जो है अब 25:26 हो जाता है। तो सवाल कहा कि बताइए शामिल की गई विज्ञान की पुस्तक, अच्छा विज्ञान के कितने पुस्तक एक्स्ट्रा आपने शामिल किया है, तो मेरे प्यारे भाई अगर विज्ञान के पुस्तक एक्स्ट्रा लेकर आए हैं तो क्या इंग्लिश के पुस्तक के संख्या में कोई परिवर्तन होगा, अगर साइंस लेकर आए हैं तो साइंस का संख्या बढ़ जाएगा, लेकिन इंग्लिश के संख्या में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा ना, तो यहां पे ये काहे भड़क गया, 13 था फिर 26 हो गया, साइंस लेकर आए हैं, साइंस का एक्स्ट्रा बुक लाए हैं तो साइंस का संख्या इंक्रीज करेगा, पर इंग्लिश का सेम होना चाहिए, सेम नहीं है यानी अनअरेंज है तो अरेंज करेंगे, तो सर 26 है, यहां भी 26 बनाइए, 26 बनाने के लिए इसमें 2 से गुना करेंगे तो 13 दूना 26, यहां भी 2 से गुना करेंगे तो 10 दूना 20, ठीक है। अब हो गया, अब आप बताना एक्चुअल में विज्ञान का पुस्तक कितना था 400, पर सवाल में एक्चुअल में साइंस का ओरिजिनल वाला ये है, ये मत ले लीजिएगा, ये अनअरेंज वाला है, अरेंज किए तो हो गया 20-26, एक्चुअल में साइंस का पुस्तक था 20, का कितनी साइंस की पुस्तकें हमने एक्स्ट्रा लिया है, तो 20 से 25 हो गया यानी 5 पुस्तक एक्स्ट्रा लिया, तो 5 का वैल्यू निकालना है, 5 से गुना 20 400, तो 20×5=100, ऑप्शन सी। देखिए यार ठीक है, देखिए का ए का वैल्यू, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं यार, ए का वैल्यू दिया है, ऊपर जाएगा तो बीच का साइन हो जाएगा चेंज, और नीचे a² - b², 4 का स्क्वायर 16, √7 का स्क्वायर 7, 16 में से 7 जाएगा कितना 9, आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे हो गया, अरे भाई ये सब तो चीज बेसिक चीज है यार, नीचे वाला के कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना, प्लस है तो इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना करिएगा, तो आप बताइए ऊपर में हो गया 4 - √7 और नीचे में a + b × a - b, तो बट्टा में हमेशा a² - b² का ही फॉर्मेट बनेगा, तो a², 4 का स्क्वायर 16, √7 का स्क्वायर 7, 16 में से 7 जाएगा कितना 9, ठीक है, तो ये सब लिखेंगे नहीं यार, ये सब आना चाहिए आपको। देखिए यहां से b का वैल्यू जरा बताना यार, नीचे वाला ऊपर जाएगा, बीच का साइन हो जाएगा चेंज, और बट्टा में a² - b², 3 का स्क्वायर ना √7 का स्क्वायर 7, 9 में से 7 गया कितना 2 हो गया। अब इसका वैल्यू निकालना है तो रख लीजिए यार 27 गुना 4 - √7 और बट्टा में 9, अब प्लस 6 गुना 3 + √7 और बट्टा में 2, 2 से काटिएगा 3 बार, 9 से काटिएगा 3 बार, 3 चौक 12 - 3 √7, अब +9 + 3 √7 है यार, कट जाएगा 12 9 21, ऑप्शन ए, ठीक। देखिए यार का एस ने अपना फोन 15,500 में बेचा जिसे वह 12,000 में खरीदा था, लाभप्रद। देखें यार परसेंट में रिजल्ट मांगा है, रियल वैल्यू का कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसका रेशियो ले लीजिए, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। क्रय मूल्य है 12,000 और विक्रय मूल्य है, नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा
ठीक है 15,500, तो डायरेक्ट 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और काट दीजिए 5 से 24, अब 5 से 31, 24 में खरीदे 31 में बेचे हैं तो लाभ कितने का 7 का, कितना पर 24 पर, परसेंट 100 से गुना, 4 छक 24, 4 से 25, 25 सते 175 बट्टा 6, 6 दूना 12, 12 55, 6 नमा 29 पॉइंट समथिंग है ऑप्शन बी। डायरेक्ट भी जो लोग डायरेक्ट करना है कर लीजिए। 15,500 में बेचा है, 12,000 में खरीदा था तो लाभ हो जाएगा कितने का 3500 का लाभ, 15,500 परसेंट 100 से गुना, ठीक है। देखिए का जब सूर्य से अवनमन कोण 30 डिग्री था तो वृक्ष के छाया की लंबाई 6√3 मीटर थी। देखें यार ये वृक्ष है, पता है शैडो का क्या स्टोरी होता है, जैसे मान लीजिए ये खंबा है और इधर सन है, तो यहां से जो रे आएगा ना, यहां से जो रे आएगा ये सब रे ऊपर से जो जाएगा ये तो पास हो जाएगा, ठीक है, लेकिन बाकी जो रे आएगा ये सब रे क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। और जब ये रे ब्लॉक हो जाएगा तो इस खंबे का शैडो इस साइड बनेगा ना, और इसके ऊपर से जो रे आएगा ये तो पार होगा, तो यही सन का बोलेगा उन्नयन कोण। इस तरीके से लैंग्वेज आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पे सवाल का सूर्य से अवनमन कोण 30 डिग्री था। सूर्य से अवनमन कोण गलत चीज है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। किसी का औकात नहीं हो गया है कि सूर्य पर जाकर नीचे पृथ्वी को देखेगा, उन्नयन होना चाहिए था। यह बोला है सूर्य से अवनमन कोण। अवनमन कोण कब बनेगा, जब ऊपर से आप नीचे देखेंगे। तो कह रहा है सूर्य से अवनमन कोण, यानी सूर्य पे जाके आप नीचे देख रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ऐसे भी अवनमन बोले उन्नयन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एंगल हमेशा नीचे बनाइएगा। कहा ये एंगल कितना डिग्री बनता है, 30 डिग्री। आगे कहा वृक्ष के छाया की लंबाई 6√3 मीटर था। ये जब उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता था या अवनमन 30 बनता था तो इसका छाया का जो लंबाई था ये 6√3 था। अब आगे कहा सूर्य का अवनमन कोण 60 हो गया। सूर्य का अवनमन कोण 60, एंगल नजदीक आएगा, जब एंगल बड़ा होगा तो नजदीक में आएगा। तो अवनमन कोण जब 60 हो गया, 60 हो गया तो कहा वृक्ष की छाया की लंबाई क्या होगी। जब 60 हो गया तो शैडो ये वाला बनेगा, यानी ये वाला लेंथ आपसे पूछ रहा है। एक बात बताइए, इस ट्रायंगल को गौर से देखिए, 60 डिग्री क्या होता है, √3 बट्टा। बड़ा वाला ट्रायंगल में 30 डिग्री क्या होगा, बड़ा वाला ट्रायंगल में मेरे प्यारे भाई 30 डिग्री क्या होगा, तो 1 बट्टा √3, ये पूरा। सेम करिए तो √3 से यहां गुना करना पड़ेगा, तो यहां भी √3 से गुना मारिए, √3 पूरा कितना हो गया, 3 हो गया। कहा है कि इसका 1 यूनिट का वैल्यू निकालना है, तो पूरा दिया है 6√3, पर अनुपात में टोटल लेंथ कितना है, 3 यूनिट। पूछा है इसका छाया का लंबा यानी 1 का वैल्यू, 3 से काटिए 2 बार में, यानी 2√3, ऑप्शन बी, ठीक है। देखिए कहा जब किसी, ये अच्छा सवाल है यार, ये अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है ये। कहा जब किसी संख्या को भाजक d से डिवाइड किया जाता है, जब किसी संख्या n को भाजक d से डिवाइड किया जाता है तो शेष 10 आता है। जैसे कोई नंबर है n, जिसको किसी डिवाइजर d से डिवाइड करेंगे ना तो रिमाइंडर आएगा कितना, 10। कोई बात नहीं। आगे कहा कि सर n स्क्वायर को d से डिवाइड करते हैं, n स्क्वायर को अगर d से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर बच रहा है कितना, 4। तो कहा d का मान, कितने मान संभव। एक बात जरा सुनिए गौर से, अगर n को d से भाग कर रहे तो रिमाइंडर बच रहा 10। यहां n स्क्वायर को d से डिवाइड करेंगे, नंबर का वर्ग किए हैं तो रिमाइंडर का भी वर्ग हो जाएगा। नंबर का स्क्वायर करके d से डिवाइड किए हैं तो जो रिमाइंडर आएगा इसका भी वर्ग हो जाएगा। 10 का वर्ग कितना, 100 आना चाहिए। रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 100। नंबर का वर्ग किए, जो चेंज नंबर में वही चेंज शेष में होता है। नंबर का वर्ग कर दिए तो रिमाइंडर भी वर्ग हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100। लेकिन कहा रिमाइंडर 4 बच रहा, रिमाइंडर कितना बच रहा, 4। और अगर 100 ऐसे रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए, लेकिन आ रहा है कितना, 4। इसका मतलब 96 पूरा पूरा कट गया होगा डी से। ये जो 96 है, ये 96 डी से पूरा पूरा क्या हो गया होगा, डी से कट गया होगा। ये 96 कट गया होगा तो रिमाइंडर कितना बचा होगा, 4। तभी तो 4 बचा होगा, बचना चाहिए था 100, लेकिन बच रहा है 4, यानी 96 पूरा पूरा कट गया होगा।
तो कहा कि डी के कितने वैल्यू संभव हैं। आप एक चीज बताइए, अगर डी से ये 96 कट रहा है, इस बात का मतलब क्या है? ये जो 96 है ये डी से कट रहा है, इसका मतलब ये है कि डी जो है ये 96 का एक फैक्टर है। डी क्या है? तो 96 का एक फैक्टर है। डी क्या है? 96 का एक फैक्टर है। तो आप बताना 96 का फैक्टर कौन कौन है? 96 खुद फैक्टर है, हर संख्या। जैसे 3 किससे कटेगा? खुद से कटेगा, तो 3 का फैक्टर होगा ही एक। तो 96 का आधा करिएगा 48। अब इसका आधा मत करिए, 96 का आधा 48, 96 का तिहाई, फिर 96 को 4 से, फिर 96 को 5 से, ऐसे करना। 96 को 2 से भाग के 48, 3 से भाग करेंगे 32, 4 से भाग करेंगे 24, 5 से नहीं, 6 से 16, 7 से नहीं, 8 से 12, 8 से 12, 9 से नहीं, 10 से नहीं, 11 से नहीं, 12 से 12, 8, 96। एक बात लेकिन बताइए, अगर किसी नंबर को डी से डिवाइड किए हैं, रिमाइंडर क्या बचा है? 10। आप सबको पता होना चाहिए कि सर भाजक जो है हमेशा शेष से क्या होता है? बड़ा। भाजक हमेशा शेष से बड़ा, यानी डी का जो भी वैल्यू आएगा ये 10 से क्या होगा? बड़ा होना चाहिए। तो ये तो 8 होगा नहीं। अब बताइए डी के इतने वैल्यू पॉसिबल हैं क्या? को 1 2 3 4 5 6, ये इतना आपको करना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है भाई, इतना करना पड़ेगा आपको। और इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। और ये सवाल ऐसा भी नहीं है कि बहुत आसान है। कुछ लोग तो इसको पढ़ के समझ भी नहीं पाएगा कि ये है क्या। ठीक है, तो अच्छा सवाल है, इसको थोड़ा 1-2 बार करिएगा। हम लगातार ऐसा 1 सेट 2 सेट के बाद इस तरीके का सवाल कराते रहेंगे। 5-6 सवाल के बाद माइंड सेट हो जाएगा आपका। ओके ना? आ जाइए। कहा एक 14 सेंटीमीटर ऊंचा शंकु के छिन्नक के 2 वृत्ताकार फलकों की त्रिज्या 5-2 है, तो घन सेंटीमीटर में आयतन। देखिए यार, शंकु का हाइट दिया है, फ्रस्टम का हाइट दिया है 14 सेंटीमीटर, यानी कि वॉल्यूम जो भी होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। तो 11 का मल्टीपल 11 5 5 11 दूना 22, एक ही ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना आंसर? चलिए आगे देख लें यार, इसको थोड़ा सा देख लें। फ्रस्टम का वॉल्यूम क्या होता है? जैसे ये छिन्नक है, बाल्टी, ये है कैपिटल आर, ये स्मॉल आर। इसका अगर वॉल्यूम की बात करेंगे ना मेरे भाई, तो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई। अच्छा, शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु में एक सर्कल होता है तो केवल आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ 2 सर्कल है तो 1/3 पाई। तो ये सेम, ये कनेक्ट करिएगा ऐसे, चूंकि इसका फॉर्मूला फ्रस्टम का याद रखना थोड़ा मुश्किल है, तो इसको कौन से कनेक्ट करके ध्यान में रखना है। कुछ लिंक उंक ऐसा बना लेना है ताकि लॉन्ग टाइम तक ध्यान में रहे। जैसे 1/3 पाई है तो यहाँ भी 1/3 पाई। शंकु का तो सबको याद रहता है, तो 1/3 पाई हो गया। अब शंकु में एक सर्कल होता है तो आर स्क्वायर है, यहाँ 2 सर्कल है तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब प्लस आर इंटू आर, ये लिखना मत भूलिएगा, इंटू हाइट तो करना ही पड़ेगा। अब 1/3 पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7 इंटू आर, कैपिटल आर 5 स्मॉल आर 2, तो 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 25 4 29, 5 दूना 10, 29 10 39 इंटू हाइट दिया है 14। 7 से काटिएगा 2 बार में, 13 बार में 2। अब पूरा गुना मत करिए, क्योंकि यूनि डिजिट देख रहे हैं 0 0 0 2 है, तो यूनि डिजिट से आप कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ 0 यूनि डिजिट आने वाला है नहीं, तो एक ही को बच जाएगा। 2 तिया 6 का इकाई, 2 तिया 6 तो 6, 6 दूना 12, 12 का इकाई 2, एक ही ऑप्शन है। देखिए कहा यार, एक किसी वस्तु को 50% के लाभ पर बी को बेचता है, बी इसे 10% के लाभ पर सी को बेचता है, सी इसे 20% के हानि पर डी को बेचता है। डी का क्रयमूल ए के क्रयमूल से कितना दिखा है? देखें यार, ये तो सक्सेसिव हो गया ना यार। ए बी को दिया, बी सी को दिया, सी डी को दिया। एक घटना घटने के बाद जो परिणाम आए, अगर उस परिणाम पर पुनः अगला घटना घट रहा है, पुनः उस पर अगला घटना घट रहा है, तो यही तो सक्सेसिव है, क्रमागत चेंज है। और सक्सेसिव अगर है मेरे भाई, तो देखिए जरा, ए बी को दिया, बी सी को दिया और सी डी को दिया, सक्सेसिव है। काटेंगे तो ये तिरछा कट जाएगा, यानी कि चेंज किस में आएगा? ए और डी में ही तो चेंज आएगा ना सीधे, तो डायरेक्ट आप लिख लेंगे यार। देखिए, ए 50% लाभ पर बी को दिया, 50% 1/2, यानी क्रयमूल 2 है, 1 का लाभ तो दिया कितना में? 3 में। ये डायरेक्ट किसका आ जाएगा? ए और डी का आ जाएगा। आगे बढ़िए, बी 10% के लाभ पर सी को दिया, 10% 1/10, यानी क्रयमूल 10 है, 1 का लाभ तो दिया 11 में। सी 20% हानि पर डी को दिया, 20% 1/5, यानी क्रयमूल 5, 1 हानि तो दिया 4 में। अब कटता है तो काट लीजिए यार, काटेंगे तो ये 2 दूना 4 और 2 पचे 10, तो ये 5 पचे 25, 11 तिया 33, 25 का 25, सॉरी पूछा क्या है?
कहा है कि डी का क्रयमूल्य ए से कितना अधिक है, डी का क्रयमूल्य ए से कितना ज्यादा है, तो एक से कितना ज्यादा है, तो 8 ज्यादा है, कितना से 25 से, परसेंट तो 100 से गुना, 25 चौक 100, 8 चौक 32%। ठीक है, देखिए का एक राज्य में प्रत्येक 15 महिला और 4 बच्चों पर 16 पुरुष है, 15 वोमेन है, 4 बॉयज हैं और 16 मैन है, तो टोटल कितने लोग हो गए, 16 4 20 15 35। आगे का 70% पुरुष साक्षर है, 40% महिला निरक्षर है। किसी राज्य में 9% बच्चे साक्षर हैं, तो उस समुदाय की निरक्षरता प्रतिशत 9% नहीं है, ये 95% है, सुधार लेना है। ठीक है, निरक्षरता का प्रतिशत पूछा है। एक बात बताइए, का 70% पुरुष साक्षर है, आप पूछ रहा है निरक्षर का संख्या प्रतिशत, तो जितने मैन हैं उनमें से 70% अगर साक्षर हैं तो निरक्षर कितना होगा, 30%। क्या परसेंट, 30%। का 40% महिला निरक्षर, देखें यहां भी अब जल्दीबाजी में चेंज मत कर दीजिएगा, ये ऑलरेडी निरक्षर का ही दिया है, आप पूछ भी रहा है निरक्षर, 40% वोमेन निरक्षर है। का 95% बॉयज साक्षर है, तो 95 साक्षर है तो निरक्षर होगा 5%। अब देखें यार यहाँ कैलकुलेशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा, तो पॉइंट से बचने के लिए एक जीरो लगा दीजिए, लगाने के लिए 2 जीरो लगा सकते थे पर 1 जीरो लगा लिए। अब आप बताना 160 का 30%, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, 48। 40 का 5%, 40 का 5% मतलब मेरे प्यारे भाई पता है कितना, 40 का 5%, 5% होता है 5/100 यानी 1/20, और 20 दूना 40 यानी कि 2। 40 का 5% 2, 150 का 40%, परसेंट से 2 जीरो यानी कि 60। आप बताना 60 महिला हो गई निरक्षर, 2 लड़का निरक्षर, 48 आदमी निरक्षर, 48 2 50 और 60 110 लोग निरक्षर है। टोटल कितने लोगों में से, 350 में से, परसेंट 100 से गुना, 0 से 0, 5 सते 35, 5 से 20 बार, 11 दूना 22, 220/7, 7 या 21, 7 एकम 7, तो 31 पॉइंट समथिंग, 31 पॉइंट समथिंग ऑप्शन ए। ठीक है, देखिए यार एक चीज बताइए, थोड़ा सा समझ लीजिए, a/b प्लस b/a बराबर अगर 1 दिया है, तो इसको सॉल्व करने के लिए बोले तो आप कर ही लेंगे। कैसे करेंगे आप, सर एलसीएम होगा ए बी, ए गुना ए स्क्वायर, बी गुना बी स्क्वायर। अब बट्टा वाला ए बी दाएं साइड चला जाएगा तो ए बी हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस ए बी या प्लस का बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको देखकर आप में से मैक्सिमम लोगों के मन में एक बात उफान मार रहा होगा कि सर जी देखिए ये तो किसी का फॉर्मूला होता नहीं है, ऐसा कहीं तो देखे हैं। कहाँ देखे हैं, याद करिए, कहीं देखे होइएगा। आप बोलेंगे सर देखे हैं कहाँ, तो देखिए सर ए क्यू प्लस बी क्यू जो है ये होता है ए प्लस बी का ऑल क्यू, पगला उगला है का, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अच्छा ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होगा सर, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कुछ याद आया, आप बोलेंगे सर आ गया। अब आप बताना तो यहां पर मेरे भाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये अकेले तो फॉर्मूला बना नहीं पाएगा, ये कॉम्बिनेशन इसका किसके साथ होगा, तो आप बोलेंगे सर ए प्लस बी के साथ। तो ए प्लस बी से इधर गुना किए हैं तो ए प्लस बी से इधर भी गुना कर दीजिए। तो आप बताइए ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का। अब बराबर में 0। अच्छा ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर 0 है, तो आप बताइए यार यहां से ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का बी क्यू। तो ये चीज आपको डायरेक्ट आप ध्यान में रखना है कि 2 इनवर्स का योग अगर 1 है, 2 इनवर्स चीजों का योग अगर 1 है, तो ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी क्यू। ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी क्यू। क्लियर है बात। जैसे आपको बोले कि 3/x प्लस x/3 बराबर 1 है, तो a/b प्लस b/, ये दोनों एक दूसरे का क्या है, इनवर्स है। एक दूसरे का क्या है, इनवर्स। एक दूसरे का अगर इनवर्स है तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब बराबर माइनस बी क्यू, यानी 3 का क्यूब 27 बराबर माइनस बी क्यू यानी माइनस का एक्स क्यू। तो एक्स क्यू बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 27। ठीक है, ये चीज ध्यान में रहेगा। और इसी का उल्टा कर देंगे, 1 के जगह -1 ले लेंगे तो वो आ जाएगा ए क्यू बराबर बी क्यू आ जाएगा। क्लियर है ना बात।
तो देखिए x बट्टा 8 प्लस 8 बट्टा एक्स बराबर 1 है, तो ये दो इनवर्स चीजों का योग कितना है 1 है, दो इनवर्स चीजों का योग 1 है। तो आप बताना एक क्यू बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी क्यू, यानी माइनस 8 का क्यू कितना माइनस 512। ठीक है, देखें यार ये क्वाड्रेटिक दिया है, कहा इसके एक मूल अल्फा और दूसरा मूल बीटा है, तो कहा समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। अच्छा इक्वेशन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, आप सबको याद होगा इक्वेशन क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स अब प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सर इतना काहे लिख रहे हैं, डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा लिख दे दीजिए। पर आप में से कुछ लोग थोड़ा ज्यादा महान हैं, उनको दिक्कत हो जाएगा, वो अगर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर देख लेंगे तो फिर उनको दिक्कत होने लगेगा, इसीलिए हम ऐसा लिख दिए। देखिए अब यार एक चीज बताइए, यहां पर माइनस रहता है यहां पे प्लस रहेगा, तो ये हर जगह प्लस है, ये तो होगा नहीं, माइनस प्लस हो सकता है, ये तो दोनों जगह माइनस है, ये भी नहीं होगा, माइनस है प्लस ये हो सकता है। क्लियर है, यानी दो ऑप्शन यार बच गया। इसका मतलब आपको सॉल्व करना पड़ेगा, अगर दिमाग लगाएंगे ऐसे थोड़ा, तो यहाँ 87 दिख रहा है और वहां 85 है, तो ये हो जाएगा 50। देख लीजिए ना यार, ये 6x स्क्वायर 13x इतना मूल अल्फा और बीटा है, तो मूलों का योग क्या होगा अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, तो माइनस बी बट्टा ए, माइनस बी बट्टा ए कहने का मतलब हो गया माइनस 13 बट्टा 6। अब मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, तो सी बट्टा ए यानी कितना 7 बट्टा 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पर हम अपना जो समीकरण लिखना है उस समीकरण का मूल क्या है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो मूलों का योग चाहिए हमको, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान जानना पड़ेगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो क्या होगा फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। तो आप बताना डायरेक्ट जरा सर अल्फा प्लस बीटा माइनस 13 बट्टा 6, 13 का स्क्वायर 169, 6 का स्क्वायर 36, 169 बट्टा 36। अब माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, 7 दूना 14 अब बट्टा 6, तो एलसीएम तो हो जाएगा 36, 169 6 छक तो 14 छक 84, 169 में से 84 घटा दीजिए, तो ये 5 ये 8 85 आ गया यार। अब आगे सॉल्व नहीं करना था, 85 मिल गया, तो यहाँ 85 पक्का आएगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। इतना ही सॉल्व करना था, लेकिन अगर और भी सॉल्व करना चाहते हैं तो कर लीजिए। अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर निकाल लेते हैं, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर यानी अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 7 बट्टा 6, तो स्क्वायर करेंगे 49 बट्टा 36 हो जाएगा। अब अपना इक्वेशन लिखना है तो लिख लीजिए यार, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग कितना है 85 बट्टा 36 एक्स, अब प्लस मूलों का गुणनफल क्या आया मेरे प्यारे भाई 49 बट्टा 36 बराबर 0। सबको 36 से गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 36 एक्स स्क्वायर माइनस 85 एक्स अब प्लस 49 बराबर 0। ठीक है ना, तो आपको इतना पूरा लिखना थोड़े ना यार, इतना आपको बस काम करना था, इतना देखते ही आपको रिजल्ट आ जाता। ठीक है, तो चलिए यार आज के लिए यहीं तक मेरे प्यारे भाई, थैंक यू यार, धन्यवाद, थैंक यू।